आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है सुबह 10 का। दमदार 10 आप देख रहे हैं। हमारे साथ अजीत द्विवेदी जी हैं, सचिन कुमार जी हैं। बहुत स्वागत आप दोनों मेहमानों का। आज सबसे पहले बात होगी कर्नाटक के कुर्सी वाले नाटक की। ये फिर शुरू हो गया है। क्या सिद्धारमैया सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे और क्या डीके शिव कुमार कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे? माना यह जा रहा है कि आज इन सभी सवालों पर विराम लग जाएगा, क्योंकि इससे लेकर कांग्रेस हाईकमान में बड़ी बैठक बुलाई है। इसके लिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम को भी दिल्ली बुलाया गया है और दोनों दिल्ली में ही मौजूद हैं। लेकिन क्या आपको यह पता है कि दोनों अलग अलग विमान से दिल्ली आए हैं? मीटिंग को लेकर सिद्धारमैया खामोश है, तो वहीं सीएम बदलने के सवाल पर डीके शिव कुमार ये कह देते हैं कि ये उनका काम नहीं है। काम तो हमें भी पता है, ये राहुल गांधी का है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि आखिरी फैसला राहुल गांधी लेंगे। आप भी जानते हैं कर्नाटक में 3 साल पहले जब कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला, उस वक्त डीके शिव कुमार प्रदेश अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी सिद्धारमैया के खाते में चले गई और 2.5 साल का फॉर्मूला भी तैयार हो गया। अब डीके शिव कुमार के समर्थक उस फॉर्मूले को लागू करने की मांग कर रहे हैं। इससे लेकर भी हाईकमान पर बहुत ज्यादा दबाव है। कौन क्या कह रहा है, किसका क्या रिएक्शन है, एक करके हम सब आपके सामने रखेंगे। और सबसे पहले इस कड़ी में आपको सुनाते हैं डीके शिव कुमार से जब पत्रकारों ने यह सवाल पूछा कि सीएम पद पर क्या होने जा रहा है, तो उन्होंने क्या रिएक्शन दिया, और फिर सुनिए आप सिद्धारमैया को भी। I do not know the subject matter of the meeting. Venugopal ji invited me to Bangalore for the meeting. I am coming. Chief Minister, sir. Just comment on the situation, sir. Sir, your one comment, sir. Sir, one comment. Sir, are you going to be Chief Minister, sir? Sir. I don't want to comment on it. It is not my job. I don't want to comment on it. This is not my job. ये मेरा काम नहीं है। और मैं फिर दोहराती हूँ, मुझे पता है, हमें पता है ये किसका काम है। राहुल गांधी जी को तय करना है। लेकिन ये कब तक नाटक चलेगा? टी राघवन बेंगलुरु से हमारे सहयोगी जुड़ गए और दिल्ली से विजय लक्ष्मी हमारे साथ हैं। जल्दी से राघवन अपडेट दे दे, क्या इरादा है? क्योंकि सिद्धारमैया तो ये कह रहे हैं कि मुझे तो केसी वेणुगोपाल ने बुलाया है, मुझे नहीं पता क्यों बुलाया है। ये देखिए, इसी से आपको इस बात का अंदाजा लग जाना चाहिए, क्योंकि जो सुरजेवाला हैं, जो प्रभारी हैं, वो ये कहते हैं कि राज्यसभा का इलेक्शन डिस्कस करना है, जीबीए के इलेक्शंस डिस्कस करने हैं, एमएलसी की 9 पद खाली हो रहे हैं, उसको डिस्कस करना है। और सीएम उसके तुरंत बाद ही कहते हैं कि मुझे नहीं पता किस लिए बुलाया गया। तो ये साफ है कि अब कम से कम कांग्रेस हाईकमान ने ये डिसाइड कर लिया है कि पिछले 6 महीनों से जो ये टसल चल रही है दो नेताओं के बीच, उस पर एक आखिरी फैसला होगा। अब फैसला क्या होगा, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। 2 ही बातें हैं, एक, या तो सिद्धारमैया सीएम बने रहेंगे और एक बड़ा फेरबदल जो है मंत्रिमंडल में अगले 8 से 10 दिन में देखने को मिलेगा, जिसको लेकर पूरी तैयारी के साथ सिद्धारमैया दिल्ली पहुंचे हैं, राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। और दूसरा, डीके शिव कुमार जो ये कहेंगे कि भाई हमसे वादा किया गया था उसको पूरा कीजिए। जब वादा किया गया था तो उसके गवाह जो है उनके छोटे भाई डीके सुरेश थे। डीके सुरेश को लेकर डीके शिव कुमार जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो क्या यहां पर फेरबदल होगा, सिद्धारमैया कंटिन्यू करेंगे या फिर पद बदला जाएगा और डीके शिव कुमार को सीएम बना दिया जाएगा? ये कुछ घंटों में इसकी जो है बानगी देखने को मिल जाएगी। लेकिन आप अपनी नजर बनाए रखें। विजय लक्ष्मी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुई हैं। इस पावर प्ले के गेम में विजय लक्ष्मी किसका पलड़ा भारी है? देखिए, अब क्योंकि आज जो आला कमान है वो तमाम ऑप्शंस पर चर्चा करेगा। अब इस तरह की ज़रूर एक थॉट प्रोसेस है कि क्या चेंज कर दिया जाए, क्योंकि केरल तक डीके शिव कुमार को रुकने का बोला गया था कांग्रेस की लीडरशिप के द्वारा कि केरला के चुनावों के बाद हम आपको कोई फैसला देंगे। आज इन तमाम चीज़ों पर जो है वो चर्चा होगी। डीके शिव कुमार काफ़ी लंबे समय से दबाव जो है वो कांग्रेस आला कमान पर बना रहे हैं कि उनके साथ जो वादा किया गया था उसको पूरा किया जाए। अब 3 साल सरकार को होने वाले हैं और डीके शिव कुमार के मुताबिक 2.5 साल का जो है उनको प्रॉमिस किया गया था कि 2.5 साल के बाद उन्हें मुख्यमंत्री जो है वो बनाया जाएगा। अब जो लड़ाई है वो 2028 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी अगला चुनाव लड़े, इसी की लड़ाई है। क्योंकि अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो तो चल रही है सिद्धारमैया साहब के नेतृत्व में। तो अब कांग्रेस पार्टी को फैसला ये लेना है कि अगला चुनाव सिद्धारमैया के साथ जाने से फायदा होगा। मुझे याद आ रहा है विजय लक्ष्मी, और आपको भी याद होगा कि इन्होंने, सिद्धारमैया ने कहा था कि ये मेरा आखिरी टेन्योर है
और अब देखते हैं कि किसके ताकत में कितना दम दिखाई देता है और आला कमान का हाथ किसके साथ रहता है। बहुत शुक्रिया विजयलक्ष्मी आपका भी और राघवन आपका भी। आप दोनों नजर बनाए रखिएगा। स्टूडियो में इस चर्चा पर हम कर लेते हैं कि हम जानते हैं केरल में, तेलंगाना में और तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी सरकार में है। तमिलनाडु में तो एक सहयोगी के तौर पर है, लेकिन है और 2 उनके कैबिनेट भी हैं, मिनिस्टर भी हैं। अब अगर कर्नाटक में यह नाटक ज्यादा लंबा चला तो 28 में फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एग्जैक्टली और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी के आला कमान को फैसला करना है। देखिए कई चीज़ें उलझी हुई हैं कर्नाटक में। एक तो 6 साल से, लगभग 6 साल से प्रदेश अध्यक्ष हैं डीके शिव कुमार और वो डिप्टी सीएम भी है। ये दोहरी जिम्मेदारी वो लगभग 3 साल से तो दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसके पहले अध्यक्ष थे। तो संगठन में भी चेंज करना है, अध्यक्ष ले आना है, नई कमिटीज बनानी है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में बदलाव होना है, ये डिसीजन करना है ताकि 2028 की लड़ाई में आप जाएं नई तरह से। अब उसमें ये दुविधा कांग्रेस आला कमान की ये है कि जिस एक वोट आधार को रिप्रेजेंट करते हैं सिद्धारमैया, जो जिसमें पिछड़ी जातियां हैं, कुरुबा वो खुद ही पिछड़ी जाति से आते हैं, अहिंदा का जो समीकरण है उनका जिसमें दलित हैं, मुस्लिम हैं, पिछड़े हैं, वो एक बड़ा वोट आधार है। वो बने रहने से वो वोट आधार जुड़ता है। डीके शिव कुमार वोकालिगा है, इनको वोकालिगा वोट लेकर के आए थे पिछली बार, क्योंकि ऐसा लगा था उस समुदाय के लोगों को कि ये सीएम बन सकते हैं। तो उन्होंने साथ छोड़ दिया था देवगौड़ा के परिवार का, जेडीएस का और कांग्रेस को साथ दिया था। इस बार अगर डीके शिव कुमार नहीं बनते हैं और देवगौड़ा का परिवार बीजेपी के साथ अलायंस में है तो वो वोट एकदम से शिफ्ट होगा पूरी तरह से उसकी तरफ। आप 28 में कुछ भी वादा करिए, कुछ भी वादा करिए, वादों पर भरोसा लोग नहीं करेंगे, लोग उधर शिफ्ट करेंगे, ये संभावना है उधर। हालांकि उधर भी एक संभावना यही है कि लिंगायत सीएम बनेगा, लेकिन बसवराज बोम्मई को ही बना ही दिया था बीजेपी ने, तो वो ये खतरा है। और दूसरा इन लोगों को ये अपनी फीडबैक है कांग्रेस को कि अगर हम हटा करके इनको बना देते हैं शिव कुमार को तो ये वोकाली का वोट तो ले ही आएंगे, वो जो अहिंदा का वोट है वो कहीं जाएगा नहीं, वो बीजेपी के साथ नहीं जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी फिर वो राज्यसभा में आ जाएंगे, अभी उनका टर्म खत्म हो रहा है, तो दलित उनकी वजह से आएगा ही, मुस्लिम आएगा ही। अब आपने दलित वाली बात कह दी है। अब राहुल गांधी का दलित प्रेम कितना बड़ा है ये समझाने के लिए आपको जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात और उनका बयान और उसमें उनकी लाचारगी सब एक साथ समझ में आएगी। आप सुने पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को, कर्नाटक पर उन्होंने क्या कहा। आपकी स्टेट से भी कल आप चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के भी आने की बात है, सब चीज ठीक है क्या? रिशफल की भी बातें हैं क्योंकि आप नहीं, वो देखिए इसमें नहीं बोल सकता, वो ठीक अलग है। राहुल जी खुद बात करेंगे वो चीजों पे। मैं नहीं बोल सकता, ये राहुल गांधी देखेंगे, ये फैसला हाई कमांड का है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है। सज्जन जी, नहीं देखिए, जनता के बीच में और क्या है, यूपीए से लेके यूपीए 1, यूपीए 2 सब लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है, लेकिन नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जिसको सोनिया गांधी हेड करती थी, लोग कहते थे कि पॉलिसी वहाँ से डिसाइड होती है, वो इंप्लीमेंट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो एक परसेप्शन है कि आप एक डमी प्राइम मिनिस्टर, आप एक डमी प्रेसिडेंट दे रहे हैं, वो इस तरह के स्टेटमेंट से और ऑब्वियस हो जाता है जो धारणा होता है। और इससे क्या होता है कि बाकी पार्टियां बीजेपी वगैरह तो आप पे हमला करती ही हैं, जनता के बीच में भी यही परसेप्शन आता है। अब कहीं भी जाए लोग कहेंगे कि भाई ये तो दिखावे के, वो अचानक से असहज हो गए थे। और कर्नाटका से है, ये कर्नाटका से है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कम से कम औपचारिक तौर पे तो ये बातें नहीं कही है। चलिए असल पावर समीकरण जो भी वो पर्दे के पीछे, मीडिया में ये खुलेआम कहना ये दिखाता है कि फिर राहुल जी क्या हैं, सुपर प्रेसिडेंट हैं, सुपर प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये सब चीजें बहुत ही गलत चीजें। और जहां तक उसमें देखिए कर्नाटका की बात है, ये पहला फेलियर नहीं है सेंट्रल लीडरशिप का। हाई कमांड बीजेपी में एक चुटकी में बड़े से बड़े पॉपुलर लीडरशिप को हटा के किसी को सीएम बना देता है, अच्छा हो बुरा हो। आप याद कीजिए पिछली सरकार में राजस्थान में गहलोत को हटा के सचिन पायलट को बनाना चाहते थे। गहलोत ने बिल्कुल, जो पर्यवेक्षक टीम गई, अजय माकन वगैरह गए, उनको बिल्कुल बेइज्जत किया, कोई वहां मिलने नहीं गए और उसके बाद भी वो बने रहे। चुनाव हार गए नहीं हार गए वो अलग बात है। तो ये भी दिखाता है कि आला कमान जो हाई कमांड है, जिसको खड़गे साहब सारी जिम्मेदारी दे रहे हैं, उसको स्टेट लीडरशिप कितना सीरियस है। सिद्धारमैया को कायदे से 6 महीने पहले हट जाना चाहिए था, यह करार था, लेकिन वो नहीं हटे। वो कितना सीरियसली लेंगे? मान लीजिए सेंट्रल लीडरशिप ने कहा कि नहीं साहब, नई लीडरशिप चाहिए, 28 का चुनाव आने वाला है, आप इनको बनने दे। सवाल यह है कि कितना उसका वजन होगा। आज देखते हैं ना, आज अगर फैसला नहीं हुआ तो फिर कब फैसला होगा। लेकिन जिस मैंने दलित प्रेम की बात की उससे थोड़ा सा और हम विस्तार देते हैं। उत्तर प्रदेश और पंजाब चुनाव से पहले राहुल गांधी का दलित प्रेम जागा है और राहुल गांधी लगातार दलित कार्ड खेल रहे हैं। अब उन्होंने अपनी पार्टी कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 80 से 90 के दशक में कांग्रेस ने दलितों की उपेक्षा की, इसलिए बीएसपी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ।
इसे राहुल गांधी ऐतिहासिक भूल मानते हुए दलितों को जोड़ने में जुट गए हैं। और राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की नीति में अब यह बदलाव आया है, कांग्रेस अब दलितों की आवाज बन रही है। साथ ही उन्होंने दलितों को पार्टी में नेतृत्व में भागीदारी देने की बात भी कही है। अब देखें जो बात राहुल गांधी कर रहे हैं उस बात में कितना दम है, उससे जुड़ा हुआ एक डेटा मैं आपके सामने रखना चाह रही हूं। सिर्फ पीसीआर डायरेक्टर वो डेटा दिखा दे। कांग्रेस पार्टी को जो दलितों का सपोर्ट अजीत जी अभी तक मिलता आया है वो घटता चला गया। 2024 बस उसमें आप एक अपवाद के तौर पर देख लें जहां पर दलितों का साथ उन्हें मिलना और ये जब उन्होंने जातिगत गिनती की बात की उसका उन्हें फायदा मिला। जरा ग्राफिक्स हमारे दर्शकों के सामने प्ले करें ना तो ज्यादा बेहतर तरीके से बात समझ में आएगी। अपने आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ताकत नहीं दे पा रहे हैं और फिर आप ये कह रहे हैं कि आप दलितों की आवाज बुलंद करेंगे, कितना भरोसा होगा लोगों को? ठीक बात है, ये एकदम राहुल गांधी जो ये चीजें कह रहे हैं इसके पहले भी उन्होंने कहा था और एक ब्लंडर उन्होंने किया था जाकर के। उन्होंने कहा था कि अगर काशीराम कांग्रेस में होते तो वो मुख्यमंत्री मुझे बनते। माफ करिएगा, ये मैं जिस डेटा की बात करी थी वो आ गया है। 2009 में 30 सीटें थी, 14 में 12, 19 में घट के 6 और फिर 2024 में उसमें रिकवरी दिखाई दी और 20 सीटें जीतकर ये लेकर आए दलितों की। हम जहां तक बात कर रहे हैं ये भी सिर्फ बातों की वजह से हुआ है। देखिए कांग्रेस पार्टी एक्चुअल जो जिसको वॉक द टॉक कहते हैं वो राहुल गांधी में कभी नहीं दिखता है। अभी 4 उनके मुख्यमंत्री हैं, एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है। और अभी ही अगर वो जो कहना चाह रहे हैं अभी ही उठे, आज डिसीजन करें कि जी परमेश्वरा मुख्यमंत्री होंगे कर्नाटक के। दलित नेता हैं, गृह मंत्री थे, कांग्रेस के पुराने बड़े नेता हैं। आप कहिए कि जी परमेश्वरा मुख्यमंत्री होंगे, आप कर दीजिए। 4 में से कम 25 एक तो दीजिएगा, 1/4 भागीदारी तो दे देंगे। आप सिर्फ बोलते हैं, सिर्फ आप बातें कहते हैं, आपका वॉक द टॉक नहीं है। आपका कोई आधार नहीं है, जिस मतलब कोई ठोस ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा कदम नहीं उठा रहे हैं जिससे लगे कि आपका कोई कमिटमेंट है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके हैं, उनको आपने इतनी ताकत नहीं दी है जो अपने प्रदेश का फैसला अपने हिसाब से करवा सके। उन्होंने पहले भी कहा था कि आलाकमान फैसला करेगा, जिसकी याद आपने दिलाई। तो ये राहुल, ये अभी पिछली बार भी जो आ गया उसके कई कारण थे। कई बीजेपी के कई नेताओं के बयान थे जिसमें उन्होंने कहा कि हमको 400 सीटें आ जाएंगी तो संविधान बदल देंगे। राजस्थान के एक नेता ने कहा, उत्तर प्रदेश के एक नेता ने कहा, मध्य कर्नाटक के एक नेता ने कहा, उनकी गलती का फायदा इन्होंने उठाया, फायदा मिल गया इनको बाय डिफॉल्ट जो है वो वोट इनको मिल गया कि इन्होंने एक तो यही कह ही रहे थे कि हम आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे, 50% की सीमा तोड़ेंगे और जो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है उसको बदल देगी भारतीय जनता पार्टी। ये भय दिखा करके जो उसका लाभ एक मिल गया था, ये वो भी एक एबरेशन ही है। वो भी हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो कोई दलितों का लौटना शुरू हो गया है कांग्रेस की तरफ। तो ये तब होगा जब आप ऐसी कोई राजनीति करेंगे। आजादी के बाद से कांग्रेस ने गिन करके मुख्यमंत्री बनाए, मतलब संख्या दहाई में नहीं पहुंचेगी, सैकड़ों सीएम कांग्रेस ने बनाया, संख्या दहाई में नहीं पहुंचेगी दलित सीएम की। न जवाहरलाल नेहरू ने बनाया, न इंदिरा गांधी ने बनाया। 1 या 2 हमको यह ध्यान आ रहा है, 1 या 2 या 3 ज्यादा से ज्यादा ऐसे मुख्यमंत्री मिलेंगे। राहुल गांधी ने भी अपने पूरे समय में सिर्फ एक चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाया जब से उनके हाथ में कमान आई है, जब से वो सक्रिय राजनीति में आए हैं। तो आप बनाते नहीं, आप उनको मंत्री नहीं बनाते हैं, आप उनको ताकत नहीं देते हैं, आप मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं और आप बातें करते हैं इस तरह की कि हम उनको कांग्रेस ने उपेक्षा की। सर ये तो चलिए राजनीतिक बात है और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात है और पार्टियां आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन जो देश के विकास की असल धुरी है वो देश के बच्चे हैं और उनका भविष्य है। और उनके साथ खिलवाड़ करने वाले पॉलिटिकल पार्टी से क्या सवाल पूछा नहीं जाएगा? बिल्कुल पूछा जाएगा। बात सीबीएसई की हो रही है, कभी पेपर लीक हो जाता है, नीट की हम बात करते हैं, कहीं परीक्षा कैंसिल हो जाती है, तो कभी जो एग्जाम हुआ उसके मूल्यांकन में ही गड़बड़ी हो जाती है। ऐसा लग रहा है कि एनटीए की राह पर ही सीबीएसई भी चल पड़ा है। सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रक्रिया पर फिर सवाल खड़े हुए हैं क्योंकि वेदांत मामले में सीबीएसई ने अपनी गलती कबूल की है। सीबीएसई ने वेदांत श्रीवास्तव को उनकी सही फिजिक्स की कॉपी भेज दी और माफी मांगते हुए रिजल्ट जल्द अपडेट करने का भरोसा दिया। दरअसल वेदांत ने यह दावा किया था कि उसकी फिजिक्स की जो आंसर शीट है उसे भेजी गई वो उसकी नहीं बल्कि किसी और छात्र की है और इसकी वजह से उसके नंबर कम आए हैं। वेदांत ने यह दावा कॉपी में हैंडराइटिंग को दिखाकर किया क्योंकि उसके 2 और सब्जेक्ट की कॉपी भी मंगवाई गई थी, उसमें जो हैंडराइटिंग थी वो सेम थी लेकिन फिजिक्स की कॉपी में हैंडराइटिंग अलग थी। ऐसे में छात्र ने सीबीएसई से शिकायत की। अब बोर्ड ने माफी मांगी है, वेदांत की सही कॉपी उन्हें मेल की गई है और भरोसा दिलाया है कि उसकी पूरी मदद की जाएगी। अब इसमें भी एक और खबर है, वो भी मैं आपको दे दूं कि वेदांत का यह कहना है कि जो सही कॉपी भी उन तक आई है उसके भी वो रीइवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करेंगे। क्यों? सही आंसर देने के बावजूद जवाब गलत है। मतलब
सही आंसर देने के बावजूद आपकी जो OFM मार्किंग हुई है वो मार्किंग गलत है। तो सज्जन जी, ये हो क्या रहा है, ये CBSE कर क्या रही है? पहले तो वेदांत जैसे न जाने कितने और छात्र होंगे जिनके साथ ये गलत हो रहा है। और बड़ा सवाल तो ये है कि अब JEE एडवांस में जो बच्चे अपीयर करना चाहते थे, 75% से कम उनकी मार्किंग अगर बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट में है, वो अपीयर कैसे होंगे? कितना रीवैल्यूएशन अब करवाना पड़ेगा? नहीं, देखिए अभी परसों UPSC का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, उस पर चर्चा नहीं हुई है। इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा लग रहा है कि लोगों की मेमोरी कितनी माइक्रोस्कोपिक वे में टेस्ट कर सकते हैं उसकी परीक्षा है। आप पूछ रहे हैं कि UN पीस मिशन कब हुआ, उसका अल्फाबेटिकली कितने दिन चला, कब खत्म हुआ। बताइए, रॉट लर्निंग को आप एनकरेज कर रहे हैं। अब बात आ गई, नीट की चल रही थी, अब 12th की आ गई। सवाल एक तो यह है कि आप डिजिटल ट्रांजिशन जो कर रहे हैं मोड को, वो पहले जो चला आ रहा था CBSE एग्जाम कंडक्ट करने में आज से थोड़े ना, कब से उसकी निष्पक्ष और बहुत ही प्रोफेशनल कंडक्ट रहा है, उसके तुलना में आपका ये दिख रहा है कि बिल्कुल एडहॉक बेसिस पे आप कर रहे हैं। दूसरा, आप देखिए कि जो शिक्षा नीति है और परीक्षा नीति है, इसको लेके ऐसा चल रहा है कि एक एडहॉक सिस्टम में इसको ट्रांजिट कर दे रहे, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। सवाल है कि यह जो शिक्षा मंत्री हैं, उनको या तो आप मंत्रालय चलाने दें या चुनाव प्रभारी बना के उनको संगठन में दे दें। वेरी वैलिड पॉइंट। ये दो तरफ जो करते हैं, और मार्किंग किसी भी मंत्री का आप कर रहे हैं कि वो संगठन निष्ठ कितने हैं, कितने संगठन कुशल हैं, वैसी स्थिति में ये सीधा तौर पे दिख रहा है कि अभी UPSC का एग्जाम हुआ परसों, आप देखिएगा उस पर भी बात आना शुरू हो जाएगा। लोगों ने क्वेश्चन दिखाना शुरू कर दिया है कि आप कर क्या रहे हैं। जो नए ब्यूरोक्रेट बनेंगे उनकी रॉट लर्निंग कितने रट सकते हैं वो आप टेस्ट कर रहे हैं। उसी तरीके से 12वीं के एग्जाम में देखिए, आप जब डिजिटल मोड में ट्रांजिट कर रहे हैं तो इतना बड़ा ब्लंडर ये साफ दिखाता है कि ये एडहॉक बेसिस पे चल रहा है कि आपने किसी को अपॉइंट कर दिया, तो जितने लोग इसके जिम्मेदार बनाए जाते हैं, चाहे नीट हो, CBSE हो, वो जो उनको अपॉइंट या रिकमेंड करते हैं उनको खुश करने की बजाय, उनकी नजर में अपना ग्राफ बढ़ाने की बजाय, उनका जो मैंडेट है, जो युवा इस देश के, 12वीं का कक्षा 75% से कम आएगा, आप वैसे ही वंचित हो जाएंगे। वेदांत की ही मैं बात दर्शकों को सुना देती हूँ। और आप ये सोचिए, 17-18 साल के बच्चे हैं, हम भी कभी उसी फेज से होकर गुजरे हैं। हमने भी CBSE के तहत एग्जामिनेशंस, या किसी ने हो सकता है किसी रीजनल बोर्ड पेपर के एग्जामिनेशन के तहत पास किया होगा। आपकी मानसिकता सोचिए, अभी तो आप प्रिपेयर कर ही रहे हैं, आप एक लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं, और तभी आपको मानसिक तौर पर इतना कमजोर कर दिया जाएगा क्या? यह सवाल शिक्षा मंत्री से भी पूछा जाएगा और सरकार से भी पूछा जाएगा, CBSE से भी पूछा जाएगा। वेदांत क्या कह रहे हैं, आप सुने। मुझे फिजिक्स में मेरे मार्क्स ठीक नहीं लग रहे थे, दैट इज़ वाई आई अप्लाइड फॉर द इवैल्यूएशन। तो मैंने फॉर सेफर साइड कंप्यूटर साइंस एंड इंग्लिश के भी मंगा लिए थे कि मैं देख लेता हूँ मेरे नंबर कहाँ कटे हैं। तो अच्छा रहा मैंने मंगा लिए, बिकॉज अगर आप देखोगे तो अगर मैं कंप्यूटर साइंस की शीट खोलता हूँ तो व्हेन आई स्क्रॉल इट, लुक एट माई हैंड राइटिंग, दिस इज़ माई ट्रू हैंड राइटिंग। अब हम इंग्लिश की शीट खोलते हैं, उससे हमें ज़्यादा पता लगेगा। इंग्लिश देखिए, इसमें ये हैंड राइटिंग है मेरी। चलते हैं हम फिजिक्स पर। फिजिक्स में देखिए, फर्स्ट शीट पर मेरा रोल नंबर है, ये मेरी राइटिंग है, आई कैन आइडेंटिफाई। बट जब मैं नीचे जाता हूँ तो ये मेरी आंसर शीट ही नहीं है, बिकॉज दिस इज क्लियरली नॉट माई हैंड राइटिंग। अब बताएं सर, ये छात्र हैं, क्यों तंग किया जा रहा है छात्रों को? ये तो अभी जो कहा ना सज्जन जी ने, ये पूरी तरह से आप डिजिटल ट्रांजिशन भी नहीं कर रहे हैं, हाइब्रिड मोड पर आप आधे अधूरे तरीके से काम कर रहे हैं। और आप कल्पना करिए, हम लोग 10 कॉपी फोटोकॉपी कराने जाते हैं तो ये खतरा लगा रहता है कि इसका बंच उसमें न, बिल्कुल सीरियल नंबर चेक करते हैं। यहाँ 17 लाख बच्चों की 85 लाख से ज्यादा कॉपीज, जिसमें कई करोड़ पेजेज होंगे, उनको आपने स्कैन कराया है। ये नहीं हुआ कि कंप्यूटर पर एग्जाम लिया है, आपने स्कैन कराया है, स्कैन करके अपलोड किया गया है। अब ये एक वेदांत का मामला है, संजना की केमिस्ट्री का मामला है, और आप दूसरे कई बच्चे हैं जिनके पेज नंबर 14 और 15 नहीं है, और 18-19 नंबर पेज दो बार अपलोड किए गए हैं, दो बार उनको स्कैन करके अपलोड कर दिया गया है और मार्क्स कट गए हैं उनके। ऐसे हजारों नहीं लाखों बच्चे हैं। तो उन सब के साथ तो आपने गजब ही कर दिया भैया। कैसा खिलवाड़ किया आपने उनके कि किसी के एक ही कॉपी एक ही पेज 2 बार अपलोड हो गए, किसी के 2 पेज गायब हो गए, किसी के नाम पर दूसरी कॉपी अपलोड हो गई, और आपने मार्किंग कर दी। उसके बाद आप इसके रीइवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना इतना कठिन काम रहा, 2 बार डेट बढ़ाना पड़ा। क्रैश हो रही है, वेबसाइट क्रैश हो रही है,
आप डिजिटल इंडिया बनने की बात कर रहे हैं, तो डिजिटल इंडिया बनने के लिए पैरामीटर्स क्या हैं उसका भी सोचें। ये बड़ा एग्जाम्पल है ये जो छात्रों का सामने आ रहा है और सीबीएसई की लापरवाही सामने आ रही है। शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन शिक्षा मंत्री को जवाब देना चाहिए, चाहे वो नीट हो या फिर हम बात करें सीबीएसई की। और एक फ्रंट पे जहां पे सरकार बहुत शानदार काम कर रही है वो भी आपको बता दूं, वो है हमारी सिक्योरिटी को लेकर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार ने सोमवार को अपनी पता लगाओ, हटाओ और निर्वासित करो यानी कि डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, इसकी नीति को लागू कर दिया। मालदा इसका पहला जिला बना है जहां अवैध विदेशी नागरिकों के लिए एक हिरासत केंद्र बनाया गया है, जहां 9 संदिग्ध बांग्लादेशियों को रखा गया। बागबाड़ी में होल्डिंग सेंटर खोला गया। देर रात चलाए गए इस अभियान में महिलाओं और बच्चों समेत 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उसकी तस्वीरें भी जो है वो आ रही है। ये डिटेंशन सेंटर है। अभी तक सब पूछ रहे थे क्या कैसे होगा, कहां रखेंगे, डिटेक्ट भी कर देंगे, डिलीट भी कर देंगे, लेकिन जब तक डिपोर्ट नहीं किया तब तक फिर कहां रखा जाएगा। तो ये सेंटर सज्जन जी बनाया गया है। देखिए ये जो असम की मॉडल है उसके आधार पर डिटेंशन सेंटर बनाया गया है, क्योंकि आप जब डिटेक्ट कर लेते हैं उसके बाद डिटेन कर लेते हैं, फिर डिपोर्ट आप बांग्लादेश ऐसे नहीं कर सकते जब तक कि उसमें दोनों देश से बात ना हो, तब तक उनको रखना पड़ेगा। ये असम का है कि डिटेंशन सेंटर ये जरूरी किस लिए है। आप देखिए बहुत सारे आप देखिए जिसे हम चिकन नेक कहते हैं, उसमें दिनाजपुर है, मालदा है और बाकी नॉर्थ 24 परगना वगैरह है। वहां पे अभी भी आप देखेंगे जो डेमोग्राफी, खासकर जो माइनॉरिटी डेमोग्राफी, शादियां वो दूसरी तरफ से कर लेते हैं। अब सवाल है कि शादियां क्यों होती है, वहां पे इकोनॉमिक रीजन है। बहुत बार घुसपैठ हम लोग कहते हैं केवल इसीलिए नहीं हो रहा है कि वो आके यहाँ पे मिलिटेंसी करेंगे, बहुत बार हो रहा है कि वहां पे बेरोजगारी है, बहुत है भारत में, उनको लगता है आएंगे तो वहां पे थोड़ा सा इकोनॉमिक अट्रैक्शन, बट उससे क्या होता है हमारे ऊपर प्रेशर बनता है। इन चीजों को रोकने के लिए आपको डिटेक्ट एंड डिटेन करना पड़ेगा ताकि वो एक मैसेज जाए कि वहां जाने से आपको खतरा है। और उस तरीके से उनको रखने के लिए जो डिटेंशन सेंटर बना है ये बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट वाली चीज है और ये सीमा सुरक्षा के लिए और हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल जरूरी चीज है। और अच्छी बात यह है कि देखिए अभी आए हुए मुश्किल से 20 दिन हुए हैं और इसी बीच में ये सब कवायद शुरू हो गई है, तो बढ़िया संकेत जा रहा है। बीजेपी ने प्रॉमिस भी किया था कि बंगाल का चुनाव राष्ट्रीय सुरक्षा का चुनाव है, तो उस तरफ जनता को दिखना भी चाहिए कि स्टेप्स भी हो रहे हैं या केवल चुनावी जमघट नहीं है, काम होते हुए दिखना चाहिए और वो काम होते हुए दिख रहा है। सुरक्षा के मसले पर वही मैं कह रही हूं कि शिक्षा के मसले पर भी काम होते हुए